So अब if we talking about the efficiency of the motor की efficiency क्या होगी? Output upon input. Output can be written as input minus losses. So this formula can be changed according to the motor or generator, because in motor we have electrically input and in generator we have the electrical output. So according to this electrical output input availability, we can change this efficiency formula. So यहाँ पर हमने इनपुट माइनस लॉसेज अपॉन इनपुट रखा है. इनपुट हमारे पास क्या होगा? V इंटू आई होगा, हमने देख चुके हैं. और लॉसेज हमारे पास कांस्टेंट प्लस वेरिएबल लॉसेज होंगे हमारे पास. तो ये लॉसेज यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस आई का स्क्वायर आर ए. यहाँ पर होगा लॉसेज दैट इज बेसिकली आई माइनस आई का स्क्वायर. So the efficiency is Vi minus I minus IS का स्क्वायर RA minus PC, that is minus PC upon Vi. तो इसकी हेल्प से हम जो है इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर सिंपली. अब आपको PC पता है, PC आपको पहले से पता है, आपने नो लोड कंडीशन PC को फाइंड आउट कर लिया था. कांस्टेंट लॉसेज हमारे कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहे हैं वक्त के साथ, चेंज कर रहा है दैट इज आई. तो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज आपको पता है जो आप इनपुट पे सप्लाई दे रहे हैं वो भी आपकी फिक्स है, तो वी आई. तो आई यहाँ चेंज कर रहा है, तो आप आई को यहाँ पुट करके आपको इफिशियंसी मोटर की आई वाले लोड पर निकाल सकते हैं. और फर्दर अगर आप लोड चेंज भी करते हैं और आई की वैल्यू I2 I3 होती है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं. तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. उसके बाद इफ यू टॉकिंग अबाउट द मशीन इज ए रनिंग एज ए जनरेटर, तो उसको जनरेटर की तरह जब मशीन रन करेगी तो हमारे पास आप इलेक्ट्रिकली आउटपुट मिलेगी दैट इज पी आई. याद रखिएगा मैकेनिकल आउटपुट को हम नहीं लेते, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलती है उस टर्म को लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ जब जनरेटर की बात कर रहे हैं तो हम मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं, तो मैकेनिकल इनपुट को हम इलेक्ट्रिकल टर्म में कैलकुलेट अभी नहीं कर रहे हैं, कर तो सकते हैं हालांकि हमने कैलकुलेट नहीं किया है. तो जो इलेक्ट्रिकल टर्म में इजीली मिल रहा है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल टर्म में मिलती है, तो हम आउटपुट की हेल्प से ही इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर जनरेटर की आउटपुट है दैट इज बी इंटू आई. अब जनरेटर है तो उसकी कनेक्शन डायग्राम याद करिए, तो आर्मेचर करंट दैट इज आई प्लस आई एस एच हो जाएगी. उसके बाद आर्मेचर कॉपर लॉस क्या हो जाएंगे? आई ए स्क्वायर इंटू आर ए, और आई ए की वैल्यू होगी आई प्लस आई एस एच. तो आई प्लस आई एस एच यहाँ पुट कर दें क्या, तो हमें मिल जाएगा आर्मेचर कॉपर लॉस मिल जाएगा. उसके बाद फिर हम देखेंगे कांस्टेंट लॉसेस हमारा फिक्स है, तो हम और उसके बाद टोटल लॉस हमारा कितना हो जाएगा? कांस्टेंट लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉस, और वेरिएबल लॉस हो गया आर्मेचर कॉपर लॉस, और कांस्टेंट लॉस हमारे पास हमें पहले से ही पता है यहाँ पर. और इन लॉसेस को हम फर्दर अपने इफिशियंसी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे. इस फॉर्मूले को हम फर्दर अपनी इफिशियंसी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसको हम फाइंड आउट करेंगे. इफिशियंसी वाले फॉर्मूले में उसको पुट करेंगे, तो इफिशियंसी ऑफ जनरेटर दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट. अब आउटपुट अपॉन इनपुट वी कैन राइट as input is equal to output plus losses. So the output upon output plus losses. So output upon input, input can be written as output plus losses. So output we know that V into I, that is electrical output for generator, V into I, and the losses are I plus I square RA plus PC. PC is constant losses, that is variable losses. So with the help of this formula we can also calculate the efficiency for generator. So आपने ये चीज़ को देखा कि PC कांस्टेंट है, ये जनरेटर और मोटर दोनों में यूज हो रहा है, बस I जो है वो वेरिएबल है, और I की वैल्यू जितनी भी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ I की वैल्यू I है, कोई फॉर एग्जांपल I की वैल्यू I2 हो सकती है, फर्दर I3 हो सकती है. तो वी कैन यूज दिस I3 I4 वैल्यूज एंड गेट द इफिशियंसी ऑफ जनरेटर एंड मोटर. सो हमने क्या किया, हमने जो कांस्टेंट लॉसेस हैं जिनको हम नो लोड वाली कंडीशन में फाइंड आउट किया, ये लॉसेस हमारे जो है वो लोड के साथ वैरी नहीं करते, तो हमने इन लॉसेस को एग्जैक्टली यूज किया फर्दर टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी एट एनी लोड. नो लोड कंडीशन से हमने कांस्टेंट लॉसेस निकाले, और उसके बाद हमने लोडिंग कंडीशन के ऊपर से इम्पोज किया, और ये हमने दोनों कंडीशन में मोटर और जनरेटर में हम किसी भी लोड के ऊपर हमने इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली. तो ये दैट इज इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन. अब एडवांटेज की बात करते हैं, तो बेसिकली द एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज ये है कि जो लार्ज मशीन्स हैं उसके लिए ये डायरेक्टली मेथड यूज़ किया जाता है, और इसमें पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है. अगर लार्ज मशीन को डायरेक्ट मेथड से हम जज करेंगे, उनकी टेस्टिंग करेंगे, तो वहाँ पर पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होगी, पावर वेस्टेज होगी, पावर लॉस होगा, बट यहाँ पावर लॉस नहीं हो पाता.
इसीलिए ये मेथड हमारा जो है वो सस्ता है, इकोनॉमिकल है और कन्वीनियंट है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट लॉसेस जो हैं वो हमारे फिक्स रहते हैं और कांस्टेंट लॉसेस की हेल्प से हम कोई भी लोड के ऊपर इफिशियंसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम पहले से बता सकते हैं कि इस लोड के ऊपर इस मशीन की इफिशियंसी इतनी होगी। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आ जाता है कि हम मशीन को बिना जो है वो एक्चुअली टेस्ट किए हम सिर्फ लोडिंग कंडीशन के ऊपर या हम मशीन का लोड कितना है ये पता करने के बाद डायरेक्टली हम जो है बिना टेस्ट परफॉर्म किए हम बता सकते हैं कि मशीन की इफिशियंसी कितनी होगी। Now, moving further, the disadvantage of Swinburne test. So, basically the disadvantage of this test is that this test is only working or only capable for the constant flux machine. The constant flux machine are basically the DC shunt motor and basically the level compound motor. So this is also a disadvantage of Swinburne test, or this is also a limitation of Swinburne test. So change in iron loss is not considered at full load from no load. As we know that the constant losses is fixed from no load condition to full load condition. बट कांस्टेंट लॉसेस हमारे फिक्स नहीं होते। एक्चुअली होता क्या है कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स में डिस्टॉर्शन आता है और जिसकी वजह से हमारे आयरन लॉस हमारे जो है वो बढ़ जाते हैं। तो नो लोड कंडीशन से लोडिंग कंडीशन में आयरन लॉस हमारे बढ़ जाते हैं, बट हम आयरन लॉसेस को यहाँ पर कंसीडर बढ़ते हुए आयरन लॉसेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये पहला एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये टेस्ट हमारा जो है नो लोड परफॉर्म होता है और कम्यूटेशन जो है वो नो लोड के ऊपर सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं करती है। सेटिस्फैक्ट्री हमारा जो है कम्यूटेशन हमारा जो है नो लोड के ऊपर उसका कोई इफेक्ट ज़्यादा डेंजरस या ज़्यादा कंसीडरेबल इफेक्ट जो है नो लोड के ऊपर नहीं होता। और उसके बाद जो टेम्परेचर राइज होता है उस टेम्परेचर राइज को भी हम इसमें शो नहीं करते या इस पर कंसिडर नहीं करते। तो कम्यूटेशन हमारी जो है फुल लोड के ऊपर कम्यूटेशन की प्रॉब्लम अलग होती है और नो लोड के ऊपर कम्यूटेशन प्रॉब्लम अलग होती है, तो हम इसको भी कैलकुलेट नहीं करते और टेम्परेचर राइज को भी कैलकुलेट इसमें नहीं करते, क्योंकि कम्यूटेशन की वजह से टेम्परेचर राइज भी हो जाता है, कुछ रेजिस्टेंस में चेंज भी आ जाता है वाइंडिंग के। तो ये भी एक सेकेंड डिसएडवांटेज है कि हम इसीलिए ये टेस्ट जो है वो एक्यूरेट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, बट अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट ये टेस्ट दे देता है। तो ये दो डिसएडवांटेज है। फर्दर लिमिटेशन ऑफ स्विनबर्न टेस्ट, एज आई टोल्ड यू, लिमिटेशन में यही आएगा कि कांस्टेंट फ्लक्स की मशीन के लिए ही टेस्ट ये परफॉर्म किया जाता है, जस्ट लाइक दैट दिस शंट मशीन और लेवल कंपाउंड जनरेटर्स के लिए। बट इसके अलावा जो है वो जो कांस्टेंट फ्लक्स की मशीन नहीं है उनके लिए ये टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, जस्ट लाइक दैट सीरीज मशीन, क्योंकि सीरीज मशीन का हमारा जो है वो फ्लक्स जो है वो वैरी करता है विद लोड वैरी करता है ये फ्लक्स। और शंट मशीन एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन मानी जाती है, इसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहती है, बट सीरीज मशीन की स्पीड भी कांस्टेंट नहीं रहती है। तो और लो और जो है स्टार्टिंग में लाइट लोड्स के ऊपर सीरीज मशीन की स्पीड बहुत हाई रहती है। अभी अनदर क्वेश्चन है कि क्यों सीरीज मशीन की स्पीड जो है वो लाइट लोड्स पे हाई क्यों रहती है। और अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है कि सीरीज मशीन्स को, सीरीज मोटर को हम लाइट लोडेड पे स्टार्ट नहीं करते हैं, इससे हमारा कुछ नुकसान होते हैं। तो इसी वजह से जो सीरीज मशीन है उसके ऊपर स्विनबर्न टेस्ट हमारा परफॉर्म नहीं कर पाता। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्विनबर्न टेस्ट फॉर फाइंडिंग द इफिशियंसी ऑफ डीसी मशीन। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फर्दर जो है नेक्स्ट हमारा टेस्ट जो है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।